इंडिया में जैसे अराउंड 2 से 2.5 लाख केस हर साल झूठे होते हैं। Cases filed by women, overwhelming majority, they're false cases. Any woman simply walks into a police station, she will say that I've been raped. Now the police is duty bound to write an FIR. अगर वो पुलिस वाला नहीं लिखता है then he will be arrested. लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक तो मान लिया कि रिश्वत काफ़ी हद तक चलती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे रिलेटिव है उन पे कुछ इलीगल तरीके से केस कर दिया गया था, तो उन्होंने 2 साल तक केस मतलब फाइल नीचे करवाते गए रुपए दे करके। आई थिंक इतना आसान नहीं होगा, शायद थोड़ा उसमें मेहनत लगती होगी या सिर्फ बाबू को देने से काम नहीं चलता होगा। पुलिस फ्रेम्स अ लॉट ऑफ फॉल्स केसेस। जैसे काफ़ी सारी कंट्री होंगी जहाँ पे हमारे क्रिमिनल्स इंडिया से क्राइम करके चले जाते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए। तो ऐसा क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनको वापस नहीं लाया जाता, जबकि यहाँ इंडिया में प्रूवन है कि उन्होंने क्राइम किया है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही अलग और डिफरेंट है। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ मेजर कविश अग्रवाल जी हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम के जो लूपहोल्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार कविश जी। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू आप दोबारा आने के लिए। आज हम लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, प्लीज़ आप उसका आंसर दीजिएगा प्लीज़। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि आप जैसे काफ़ी सारे केस लड़ते होंगे, उसमें काफ़ी केस ऐसे होंगे जिसमें आपने गिल्टी को भी डिफेंड किया होगा, मतलब जो अपराधी है उस पर डिफेंड किया होगा। शायद आपको इन केस पता नहीं हो और बाद में पता चला हो, या इन केस आपको पता भी हो फिर भी आपको करना पड़ा, क्योंकि एज अ लॉयर आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको डिफेंड करना। तो सर, आपको कभी गिल्टी फील होता है क्या कि जैसे आपने किसी को ऐसे को डिफेंड किया जो अपराधी है और फिर आपने उसको जो आपका सवाल थोड़ा सा इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएटली वर्डेड। ओके, ऐसा नहीं है कि हमने गिल्टी को डिफेंड किया, उस समय वो व्यक्ति गिल्टी नहीं होता है, उस समय वो व्यक्ति होता है अक्यूज्ड, आरोपी। ओके, ठीक है, उस समय हमें पता नहीं कि वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, वो कोर्ट बताएगी कि वो व्यक्ति गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। ठीक है, वो हमारे सोचने के हिसाब से नहीं होता। सी देयर आर मैनी थिंग्स यू मे थिंक दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम। ओके, you may think that he has committed a crime. I am saying that yes, he has committed that act, but still it is not a crime. ओके। एक क्राइम होने के लिए 2 चीज़ें होनी आवश्यक हैं, एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब आपने वो फिजिकल एक्ट किया है, आपने चाकू उसके पेट में भोंका है। लेकिन मेंस रिया मतलब कि आपकी क्या उसे मर्डर करने की इंटेंशन थी। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने, जिसकी डेथ हुई है, उसने पहले इस पर अटैक किया है और इसने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में उसके पेट में छुरा भोंका है, तो उसमें कोई मर्डर नहीं है। ठीक है, सो द ऑपोजिट पार्टीज विल ऑब्वियसली द विक्टिम्स फैमिली विल से दैट दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल, ही इज अ मर्डरर, बट द अक्यूज्ड ही विल से दैट आई हैव killed that person in self defense. So there are many facts and circumstances which have the effect of making you not guilty even though you've committed that act. ठीक है, और हाँ, इसमें हमें ऐसे कभी, मुझे आज तक ऐसे कोई गिल्ट फीलिंग नहीं हुई। एक्चुअली यस, ये बात जो आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक ठीक है। जिस केस में हमें बहुत क्लियरली पता होता है कि यार वो व्यक्ति ने गलती करी है या जो वो पक्ष है वो गलत है, तो मैं उनके केसेस नहीं लेता हूँ। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन बिकॉज आई वॉज अ सीनियर पैनल काउंसिल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली हाई कोर्ट। सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल मैंने उससे रिज़ाइन किया। ओके, बहुत अच्छी सम्मानित पोस्ट थी वो, प्रेसिडेंट ने मुझे अपॉइंट किया, मेरे साथ 400-500 वकीलों को और अपॉइंट किया। लेकिन मैंने उससे रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि वो वहाँ पर मुझे गलत टाइप के केसेस में मार्क कर रहे थे। आई वॉज बीइंग आस्क्ड टू अपीयर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इन केसेस अगेंस्ट फौजीज। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो डिसेबिलिटी पेंशन का केस जीत के आ रहा है AFT से, उसके खिलाफ अपील्स वर बीइंग फाइल्ड इन हाई कोर्ट्स और रिट पिटिशंस वर बीइंग फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, एंड आई वॉज बीइंग आस्क्ड टू बी ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट टू डिनाई डिसेबिलिटी पेंशन टू दीज फौजीज। आप सोचिए, जो एक बंदा अपाहिज हो गया जंग में या किसी भी तरीके से उसे कोई डिसेबिलिटी हो गई, इंजरी हो गई, एलिमेंट हो गई, आर्मी नेवी एयरफोर्स की नौकरी करते हुए उस व्यक्ति का डिसेबिलिटी पेंशन का एंटाइटलमेंट है, जो बात मैं आपको पहले भी बता रहा था। लेकिन वो डिसेबिलिटी पेंशन उसको गवर्नमेंट खुद से तो दे नहीं रही है। वो अगर केस डाल रहा है AFT में, वहाँ से वो जीत रहा है, बहुत मेहनत करके वो व्यक्ति केस जीता है, 1-2 लाख रुपये उसने वकीलों पर खर्च किया, वहाँ से वो केस जीता, उसके खिलाफ भी देन अपील्स आर बीइंग फाइल्ड। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, इसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में भी कहा हुआ है गवर्नमेंट को कि यार आप प्लीज़ हर एक केस में अपील मत फाइल किया करो अंधों की तरह। तो मैंने उसके लिए रिजिस्ट किया कि मुझे इन केसेस में आप प्लीज़ मत लगाइए, मैं ये केसेस नहीं लेना चाहता हूँ। बट समहाउ स्टिल आई वॉज बीइंग असाइंड दोज केसेस, सो आई रिजाइंड फ्रॉम दैट पैनल बिकॉज आई नो दैट काइंड ऑफ केसेस आर रॉन्ग। वो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो हाँ, ये बात कई बार होता है कि हाँ आपको पता है कि यार
जो व्यक्ति को मैं डिफेंड करने जा रहा हूँ या जिस पक्ष से मैं खड़ा हूँ वो पक्ष गलत है, तो हाँ मेरा मानना ये है कि देखो अगर आप इतने अनलेस यू आर स्टार्विंग एज अ लॉयर, अनलेस यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, यू शुड नॉट टेक अप दोज केसेस, बिकॉज यही कारण है कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं ना, जो गैंग्स होते हैं, वो सोचते हैं हम कुछ भी कर लें, वकील तो हमें डिफेंड कर ही लेंगे, हम बच ही जाएंगे. सो यू शुड नॉट बी डिफेंडिंग एनी पर्सन whom you know he has committed that offense. बट या जहाँ पे आपको साफ साफ पता है, मान लीजिए 2+2 is 4 और नॉट, अगर इस पर भी बहस हो तो इस पर भी वकील मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं 2+2 is not 4, वो उस तरफ से भी. बट आई विल नॉट टेक केसेस ऑफ दैट काइंड एंड एनी लॉयर शुड नॉट. Yes, the accused has a right to self-defense. Yes, every party has to be represented by a lawyer. But इसका ये मतलब नहीं है कि वकील लोग आके कुछ भी झूठ बोलें, एफिडेविट झूठे दें कोर्ट में, और एक अपना कोई कॉन्शियस होता है. ये बात लीगल एथिक्स में है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, इट इज़ योर ड्यूटी एज ए लॉयर टू ट्राई टू डिफेंड हिम. बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बिल्कुल ही सरेआम अपराधी है, उसने 1000 मर्डर कर रखे हैं, आपको पता है, आपने खुद से देखा है कि उसने मर्डर कर रखे हैं, फिर भी आप उसे डिफेंड कर रहे हैं और विगरसली डिफेंड कर रहे हैं. एक तो ये कि चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी है, ड्यूटी है, मजबूरन कोर्ट ने आपको आदेश दिया, जैसे कि कसाब वाले केस में एक सीनियर एडवोकेट को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप इसे डिफेंड करो. वहाँ पे उस व्यक्ति की ड्यूटी लग गई. ठीक है, कसाब का भी राइट है टू सेल्फ डिफेंस, टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस. एनी क्रिमिनल इन इंडिया हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस एज पर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल वेहेमेंटली विगरसली उसको डिफेंड करने लग जाओगे. यू जस्ट ट्राई टू से सर्टेन normal things. You say that yes, he has committed this crime, but there are so many factors which are which have the effect of कि इसको फांसी की सजा मत दो, उसे कम दे दो. You should say things like that, but not like नहीं जी हमने तो क्राइम किया ही नहीं, कसाब तो स्पॉट पे ही नहीं था, कसाब तो कहीं और था, वो जो वीडियो हैं जो सारी दुनिया देखी है वो फॉल्स हैं, ठीक है, ये कसाब का हम शक्ल है, कसाब नहीं. you should not be doing that kind of stuff. तो जब हमारे राइट में, जब वीडियो में क्लियर था और काफ़ी लोगों ने भी देखा था कि वो कसाब ही है, तो फिर क्यों उसको क्रिमिनल लॉयर असाइन हुआ? See, 1% और 0.1% और 0.0001% डाउट इज ऑलवेज पॉसिबल कि कोई हम सकल, बिल्कुल कोई और हो सकता है. सी वीडियोज कैन बी फॉर्ज्ड. अभी मेरे सामने आप बैठे हैं, आप अभय हैं या आप अभय के हम शक्ल हैं, आई कैन नॉट बी 100% श्योर. लेकिन उस टाइम पे तो नहीं पॉसिबिलिटी थी ना ऐसी करने की. अब एआई के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं. करेक्ट, बट सी एनी गिल्टी पर्सन इन इंडिया हैज़ टू बी प्रूव्ड गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. देयर हैज़ टू बी नॉट अ शैडो ऑफ डाउट. और दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस. एक और जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट basic fundamental principle tenet of criminal jurisprudence is that let 99 criminals go scot free but not one person who is innocent should be punished. तो उसको एक बोलने का मौका तो दो. वो ये है कि वो बंदा बोले, और अगर वो कुछ बात नहीं बोल पा रहा है ठीक से, उसके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो हाँ उस केस में उसे तुरंत कन्विक्शन हो जानी चाहिए, जल्दी उस केस का रफा दफा हो जाना चाहिए, उसको जो भी फांसी देनी है, जो भी सजा देनी है. ये नहीं कि फिर वो केस भी 10 साल तक चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसे कुछ अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा. वी आर अ सिविलाइज्ड स्टेट, ओके, वी आर अ सिविलाइज्ड नेशन. वी डोंट वांट टू बी डिग्रेडेड इनटू बारबैरिक कंडीशंस. जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं, कोई प्रथा होती है जहाँ पे उसको देखो 3 व्यक्तियों को लग रहा है, ए बी सी को लग रहा है कि एक्स ने वो अपराध किया है और ये ए बी सी है पावर में, इन्होंने वहीं पे मिलके इसको सूली पे चढ़ा दिया. दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी डोंट वांट टू क्रिएट. तो एक्स को अपनी बात बोलने का बाद मौका दे दो, वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर आप डिसाइड कर लो. दैट इज़ द प्रिंसिपल. ओके, तो जैसे इंडिया में हम कहते हैं कि लोगों के पास अगर पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस है तो वो कोई भी केस से आसानी से बच सकता है. लाइक अच्छे लॉयर हायर कर लिए, पैसा खिला दिया पुलिस वालों को या और को. तो आपको क्या लगता है ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी. ये नहीं कहूँगा कि आसानी से बच सकते हैं. देखिए थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा, थोड़ा बहुत में निकल जाएंगे, लेकिन जैसे काफ़ी सारे कानून बड़े लंबे होते हैं तो कानून थोड़ा कष्ट तो देगा. But yes, you can go, there are various tools which lawyers have. See, जैसे कि सलमान खान का केस है. अब मैं इस समय नहीं कह रहा हूँ कि सलमान खान गिल्टी हैं, नॉट गिल्टी हैं, उन्होंने वो डियर को मारा, ब्लैक बक को मारा है, नहीं मारा, वो जो व्यक्ति 5 थे जो फुटपाथ पे सो रहे थे उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता. मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ. अब अगर उस केस को 20 साल हो गए, ठीक है,
तो उस व्यक्ति को, सलमान खान को, लेट अस से कि उनके ऊपर स्टार्टिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उन्हें थोड़ा टाइम जेल जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद लेट अस से दैट नो रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हिम। मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। अगर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज की गई, सपोज कि वो आज से 40 साल बाद वो केस डिसाइड होता है, तो तब तक वो व्यक्ति ही इज इन हिज 90s और मे बी ही हैज डाइड, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका क्या डिसीजन आ रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट द जस्टिस सिस्टम शुड बी क्विक। अब ये है कि मे बी सलमान खान इज नॉट कंप्लीटली फ्री ऑफ द क्लचेस ऑफ लॉ, बट ही सब्सटैंशियली फ्री, ओके। बट यस, उसको थोड़ा बहुत कष्ट होगा, बैकग्राउंड में एक चीज़ बॉदर कर रही है यार कि एक ही केस चल रहा है, क्रिमिनल केस है, तो आपके पास कितना भी पावर, इन्फ्लुएंस, मनी हो, a little bit of botheration will be there, but yes, your life will be substantially, comfortable. इसलिए क्रिमिनल्स पर इंडिया में डरते नहीं क्राइम करने से। Correct. See, one very prominent legal luminary of India had once told me, I keep meeting, senior advocates and people who are in responsible positions, including retired judges and various other kinds of people. So this person remarked to me, see Kavish, if इंडिया में ऐसा हो जाए कि क्राइम हुआ और क्रिमिनल को, या जो अक्यूज है उस समय, उसे पता है कि यार आज मेरा फैसला होगा, आर या पार, कि 1 साल के अंदर फैसला होगा, 6 महीने के अंदर फैसला होगा, तो क्राइम रेट सब्सटैंशियली ड्रॉप डाउन कर जाएगा। वो तो हमें पता है कि यार देखो ऐसा है, मेरा मन कर रहा है, मैं हूँ गुंडा, मैंने आपको 2 थप्पड़ मारे यहीं पे बैठे बैठे, अब आप मेरे खिलाफ केस करोगे, मुझे पता है यार कुछ भी हो, मैं अभय को 20 साल तक तो लटका के रख सकता हूँ, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। 20 साल बाद मेरे खिलाफ अगर कोई डिसीजन आया, फिर मैं उसका अपील कर दूंगा, फिर उसके खिलाफ फर्दर अपील पॉसिबल है। सो देयर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ अपील पॉसिबल विच शुड बी देयर, बट द पॉइंट इज दैट अल्टीमेटली द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस शुड बी क्विक। ये नहीं होना चाहिए कि एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए रोहिणी कोर्ट्स, ठीक है, या गाजियाबाद कोर्ट, कोई भी कोर्ट, अब उसमें एक कोई जज साहब हैं या कोई वकीलों के लीडर हैं जिनको बार लीडर्स कहा जाता है, उनके घर में कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो गई, तो उस दिन वो पूरी की पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स ही बंद हो गई, शोक सभा चल रही है। अब क्या है, उस दिन मान लीजिए आपके केस की डेट लगी, जिस केस में मैंने आपको थप्पड़ मारा है, आपने मेरे खिलाफ केस फाइल कर रखा है, तो अब वो जज साहब की मदर की डेथ हो रखी है, इसलिए जी वो सुनवाई हुई नहीं, अब सुनवाई होगी 6 महीने बाद, तो मेरी तो लाइफ चिल है ना, 6 महीने ऐसे पास हो गए, ठीक है। अब फिर जब उस दिन तारीख लगी, उस दिन जज साहब, वो वाले रेलेवेंट जज साहब, वो कंसर्न जज साहब छुट्टी पे हैं, उसके बाद डेट लगेगी, उसके बाद स्ट्राइक हो रही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर ब्लॉकिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ केस, एंड इंडिया में देयर आर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग, 5 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग है 140 करोड़ की जनता में, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच नीड टू बी स्पीडेड अप। तो इसमें ऐसा भी होता है जैसे रुपए दे के, जैसे केस आज सुनवाई है तो या कुछ दिनों बाद आने वाली, तो फाइल को नीचे कर देते हैं, ऐसा भी होता है? देखो इतना आसान नहीं है, ये बात बोलनी बहुत आसान होती है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द लीगल सिस्टम, क्योंकि सी देयर आर सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कुछ हद तक मैनेजेबल है, मैं बात बिल्कुल मानता हूँ, लाइक लोअर कोर्ट पे तो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे तो लोअर कोर्ट में भी पॉसिबल होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम। सी इफ़ यू आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ डीप योर पॉकेट्स आर, ओके, ठीक है। If you are very very influential, maybe you can push your way through in district courts and some other courts. देखो, they say that everyone has a selling price. Maybe not everyone, but huge number of people have 99% selling price. तो आप किसी को कुछ दे करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हाउ कॉमन प्लेस इट इज़ और हाउ रेयर इट इज़, बट आई एम सेइंग इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज सी इवन इफ, देखिए लेट अस से द डेट हैज़ बिन पास, प्रीवियस तारीख को डेट पास की गई कि आपका केस 27 जून को लगेगा, तो मोस्ट लाइकली 27 जून को लगेगा। अब 27 जून को भी कई तरीके पॉसिबल हैं, लेट अस से 27 जून को 95 केसेस लिस्टेड हैं उस कोर्ट में, और आपका केस 84 नंबर पे है, तो हो सकता है पहली बात तो आपका वो केस वैसे ही नहीं सुनवाई में आ पाए, क्योंकि जब तक 83 केसेस जज साहब ने सुने तब तक टाइम ही खत्म हो गया कोर्ट का। तो अगर आपका केस को थोड़ा सा नीचे सरकवा दिया, 84 नंबर पर अगर आपका केस आ गया, देन इट मे नॉट कम अप फॉर हियरिंग। मैंने ऐसे केस हैंडल किया एक्चुअली। देयर वाज वन officer of the Indian Army who was a little notorious. 99% officers are very good and 99% jawans are very good. This guy was a little notorious. He had a pistol. He was brandishing that pistol to other officers and to other people in the army garrison. और इन जनाब ने, अब तो इनके फैक्ट्स मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इन्होंने ऐसा किया, हाई कोर्ट में केस फाइल किया, पहली हियरिंग में इन्होंने इंटरिम स्टे ले लिया अपने फेवर में,
उसके बाद इन्होंने केस लगने ही नहीं दिया, सुनवाई ही नहीं हो पाई उस केस की 1.5 साल तक। हर बुधवार को वो केस उस केस का नाम आता था लिस्ट में, एंड दिस इज अ हाई कोर्ट माइंड यू, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ JMFC कोर्ट और यू नो वेरी स्मॉल कोर्ट। हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हर बुधवार को वो उस केस का लिस्ट में नाम आ रहा है, लेकिन सुनवाई पे नहीं आ पा रहा वो केस। मतलब फॉर 1.5 years, इमेजिन हाउ मेनी, मे बी एटलीस्ट 40 times, 50 times it was listed but not heard. So how he managed it, I don't know. He was not that influential also, but yes, he knew some, I think, superintendent of police, he knew some IS officers, he knew some lawyers also, and he was a localite of that area. So he managed that. So you know, this kind of things are possible. फिर इसमें बहुत कुछ टाइप की चीज़ें चलती हैं. You can pay money and get your case listed. क्योंकि ये मैंने अपने बहुत क्लोजली देखा, लाइक मेरे एक रिलेटिव है, उन पे कुछ इलीगल तरीके से केस कर दिया गया था, तो उन्होंने 2 साल तक केस मतलब फाइल नीचे करवाते गए रुपए दे करके। थोड़े बहुत रुपए बाबू को दे दो, जहाँ पे जज के नीचे जो होते हैं अंडर काम करते, उनको दे दो तो वो नीचे चली जाती। 1.5-2 साल तक केस ही नहीं होता है उनका। आई थिंक इतना आसान नहीं होगा शायद, थोड़ा उसमें मेहनत लगती होगी, या सिर्फ बाबू को देने से काम नहीं चलता होगा। हम मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ, वो देखिए, वो आपको ओपनली इतना कुछ बताएंगे भी नहीं शायद, आपके कितने भी क्लोज रिलेटिव हो। इट्स नॉट वेरी ईजी, आई एम सेइंग। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि ये रोज़ रोज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, या आई डोंट नो। जैसे वो खैर अतुल सुभाष वाले केस में ही सेइंग दैट जौनपुर कोर्ट में इट इज़ वेरी कॉमन प्लेस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉमन प्लेस, येस, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ अ केक वॉक ऑल द टाइम। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ वेरी ईजी टू डू इट इन एवरी कोर्ट एवरी टाइम। तो जैसे इट्स लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक तो मान लिया कि रिश्वत काफ़ी हद तक चलती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में भी काफ़ी हद तक चलती है। इसी आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक्चुअली जो जुडिशरी है इंडिया की, दे आर ऑल्सो फार बेटर दैन अदर इंस्टीट्यूशंस। आई एम नॉट सेइंग बेटर दैन आर्म्ड फोर्सेस, बट बिकॉज देर इज़ कंपेरेटिवली लेस करप्शन इन द जुडिशरी। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, गवर्नमेंट सेटअप्स, उनमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जुडिशरी में कम इसलिए होता है, मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूँ, बिकॉज मैनी पीपल विल नॉट एग्री विद दिस। सी व्हाट हैपेंस इज, जब व्हेन यू आर अ जज यू विल हैव सम हाई प्रोफाइल केसेस। जैसे आपके सामने कोई एक ऐसा केस लग रहा है जिसमें 5 करोड़ का घोटाला हो रखा है, ठीक है। आपको एक्चुअली ना हर एक केस में करप्ट होने की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ के आप एक केस में ले लो, ठीक ठाक अमाउंट ले लो। 5 करोड़ का जो घोटाले वाला केस है, करप्शन वाला, अब 5 करोड़ फिर भी एक स्मॉल अमाउंट है कंपेरेटिवली। अब 500 करोड़ के भी केसेस आते हैं, राइट, जो कंपनीज, जो कॉर्पोरेट्स के बीच में होते हैं, उसमें आप 1% की डील कर लो, तो आपको एक बार में बड़ा अमाउंट मिल गया। आपको हर एक केस में पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है एज अ जुडिशियल ऑफिसर। सो whereas if you look at other government setups, see there are some government setups which work on petty bribes, जो कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा माना जाता है कि वो, जैसे जो ट्रैफिक पुलिसमैन है, हर एक व्यक्ति जो कि ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है उससे 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेचर ऑफ दी वायलेटर। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसको एक बार में 5 लाख रुपये मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक बार में शायद 10,000 20,000 से ज़्यादा नहीं ही मिल सकते हैं, तो वो उसको डेली काम करता है वो बंदा। लेकिन जज को वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी देयर आर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एवरीवेयर। ऐसे नहीं है कि अगर वो जजेस हैं तो उस पर कोई सुपरविजन नहीं है। नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सुपरविजन। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। दे कैन बी ट्राइड फॉर अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उनका भी मतलब दे कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस और वट एवर, दे कैन बी पुट बिहाइंड बार्स एंड इम्प्रिजन्ड एंड वट एवर एल्स कैन हैपन। सो दे विल नॉट टेक रिस्क इन एवरी केस। तो ये हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से बहुत कम होता होगा। आई मीन इन द सेंस दैट you take once in your service, जैसे जो भी आपका हाई कोर्ट का टेन्योर है, 2 3 बार 4 बार आपने ले लिया तो लाइफ कैन बी सेट। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, सी आई थिंक many हाई कोर्ट जजेस एंड इवन लोअर कोर्ट जजेस आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी अपराइट। बट हाँ, देखो, होता होगा डेफिनेटली, इट वुड बी हैपनिंग बिकॉज अब इसका आपको रीज़न भी आप समझ लीजिए। सी, गवर्नमेंट जॉब्स डू नॉट पे यू वेरी मच। आई वॉज येस्टरडे टॉकिंग टू यू एंड आई टोल्ड यू दैट जैसे कि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है मामला लीगल है, उसमें वो एक वकील साहब होते हैं, क्या नाम है उनका, रवि किशन जी। तो उनको कोई रिमार्क करता है कि वकील साहब आप 3 जज के बराबर तो कमा ही लेते होंगे। तो बेसिकली परसेप्शन ये है कि लॉयर्स जो ठीक ठाक कर रहे हैं वो जजेस से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जज की जो सैलरी है वो 1-1.5 लाख रुपये महीना होगी। जो लॉयर ठीक ठाक कर रहा है वो 5-7 लाख 10 लाख ठीक ठाक कमा लेता है, और जो अच्छा कर रहे हैं वो करोड़ों में कमा लेते हैं, ठीक है।
और जज अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं, आपकी सैलरी कितनी, 2-3 लाख, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 2-3 लाख 5 लाख से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं होगी, ठीक है। तो अब वो जज ही सोचेगा मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी उसके बराबर ही मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे से 10 गुना कमा रहा है। तो इसमें खैर ये इंटरेस्टिंग बात जो है, मामला लीगल है, इसमें वो कहता है, वो कोई जो बंदा उसे रिमार्क कर रहा है कि वकील साहब आप 3 जजेस के बराबर तो कमा ही लेते होंगे, तो वो रवि किशन जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, मैं इतना कम भी नहीं कमाता हूँ। सो I am earning much more than the combined salary of 3 judges. Maybe he's earning equivalent to what 10 judges earn, what 20 judges earn. Now let us say I am a very honest, upright, hardworking judicial officer. मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ या शायद उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ जितनी वो वकील कर रहा है. I am subject to many restrictions also. I cannot freely go to parties. I cannot freely have accounts on social media. I cannot freely mix up with anyone who I want to mix up with. I have to be in court every day at 10 a.m. वकील साहब की मर्जी, वो अपने किसी जूनियर को भेज दें. He has a lot of independence. I am subjected to so many other things. I am doing rigorous hard work, but still I am earning 1/10 of what he's earning. Why should I not make some extra money? और जो ये कॉर्पोरेट्स हैं जो ऑलरेडी करोड़ों में डूबे हुए हैं, इनसे मैं क्यों ना कुछ 50-60 लाख ले लूँ एंड माई लाइफ कैन ऑल्सो बी कंफर्टेबल. नहीं तो अदरवाइज सरकारी नौकरी में लाइफ इज़ ओके, लाइफ कैन बी कंफर्टेबल, बट यू कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव थिंग्स. लाइक लेट अस से इफ आई वांट टू सेंड माई किड्स टू इंग्लैंड for higher studies, or if I want to put them in a fancy boarding school from their, let us say, 4th, 5th class onwards, I cannot afford it if I'm a judge, and if I'm not taking any money of any kind, and if I don't have any parental property. अपनी ही इज्जत की कमाई से it is very difficult to afford expensive things. तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी होता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए होता भी होगा, कुछ आइडिया होता भी होगा और नहीं भी होता है. Actually, once there was a list of some, I think 23 Supreme Court judges were named, जिसमें कोई सीनियर एडवोकेट थे. उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ कहा था कि I have proofs that these 23 judges since the time of Indian independence they have been corrupt. See, so it is very very personal thing किसको क्या मौका मिला, किसको क्या सेलिंग प्राइस, किसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली. But I can say with conviction that there would be hundreds of Supreme Court judges who have never taken bribes in their entire tenure. Supreme Court, High Court judges, hundreds and thousands of very honest and upright judicial officers would be there. अब आप कोई केस के बारे में बताना चाहेंगे जिसमें पूरे एविडेंस को ही फॉल्स कर दिया गया हो, या नकली एविडेंस लगा दिए और जो ओरिजिनल एविडेंस हो उनको हटा दिया गया, ऐसा भी केस होता है क्या आप लोग जब? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं. there is one interesting case in my mind actually. So there is this person, उसके खिलाफ काफ़ी एविडेंस आपने किया है या आपने सुना? मैंने किया हुआ है. मैंने सुने भी बहुत हैं और किए भी बहुत हैं. तो इस केस को काफ़ी डिस्कशन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. सो दिस केस इज़ ऑफ सोडोमी. Sodomy is part of unnatural offences which falls under section 377 of the IPC. आर्मी का केस था. So in this individual, sodomy is man on man, anal sex. Okay. This man has allegedly forced himself on another man. This is the allegation against him. They don't have any proper proof except for the testimony of the complainant himself, and a couple of so-called eyewitnesses have been planted. This complainant plants his friends outside that room. He goes and incites or excites the accused. He seduces him, the accused, and then he says that he has committed unnatural sex on me, and here is his sperm here, sorry, his semen is here on my clothes. Now the prosecution, they have not even sent the clothes for forensic examination. There is no medical evidence. Doctor himself is saying that I am not sure that this semen belongs to this guy. But because there are these 1 or 2 so-called eyewitnesses who have been planted intentionally by the complainant, they are saying that we saw this accused red-handed, we caught him red-handed, therefore this this guy is being prosecuted. So I'm saying, see, what is the most basic direct evidence?
If you have that cloth on which you're saying it is this individual semen, why didn't you send it for forensic examination? Your own doctor is coming and saying this, I'm not sure it is his semen or not. There's no scientific evidence, there's no medical evidence. You have resources for conducting forensic examination, you've not sent it. But yes, you are planting, because for whatever, you know, ulterior motives or for whatever reasons, you know, so this kind of cases also happen. They are, और ये हम तो ये आर्मी के केस की बात कर रहे हैं, बट दिस काइंड ऑफ केस आर वेरी कॉमन इन द सिविल स्ट्रीट. पुलिस फ्रेम्स अ लॉट ऑफ यू नो फॉल्स केसेस. मैं एक देयर वाज वन जुडिशियल ऑफिसर, उनसे मैं बात कर रहा था, क्रिमिनल साइड के जज थे वो, तो बताए थे कविश एक पर्टिकुलर टाइप के, जैसे वो स्टैबिंग के केसेस होते हैं, स्टैबिंग मतलब छुरा भोंकने के, तो वो हम जज हैं, हमें पता है कि केसेस झूठे आते हैं. तो ये केसेस ना 99% झूठे नहीं होते, ये 100% झूठे केसेस होते हैं. क्योंकि अभी जैसे पुलिस वाले हैं या जो भी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके ना कुछ कुछ कोटे होते हैं. आई मीन दे हैव सर्टेन पैरामीटर्स. इनको एक महीने में इतनी कंप्लेंट फाइल करनी है या इतने बंदों को गिरफ्तार करना है. ये ऊपर से ऑर्डर आता है कि ये था. कुछ पॉलिसीज़ भी होते हैं इस तरीके की, कुछ ऊपर से ऑर्डर्स भी आते हैं, प्लस उसको अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है. देखिए आप पुलिस वाले हैं, ठीक है, आप ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया, आप लेट अस से यू आर अ कांस्टेबल, और आपकी कोई एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है जहाँ पे कोई क्राइम ज़्यादा है ही नहीं. आप यार किसी को गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हो, तो उसकी कोई परफॉर्मेंस, आपका क्या परफॉर्मेंस में देखूँ? कुछ भी नहीं. ठीक है, आपने कोई 2-3, आपको पता है कि देखो, सी यू विल नॉट अरेस्ट एनी पर्सन, यू विल नॉट अरेस्ट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन. देखो आपको पता है कि सी पुलिस वालों को ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है. ये देखो, ये मेरी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मिस्टर ABCDE हैं, इनको मैं जानता हूँ, ये हैं क्रिमिनल, मेरे खिलाफ इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है डायरेक्टली, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास इनके खिलाफ उस केस में एविडेंस नहीं आ पा रहा है. तो ऐसा है कि अब स्टैबिंग के केस में मैं मिस्टर A को उठा के ले जाता हूँ. देखो क्रिमिनल तो वो है ही, और मेरे को अपने नंबर भी बनाने, मुझे दिखाना भी है यार कि मैंने किसी को तो अरेस्ट किया, कुछ तो मैं काम कर रहा हूँ यार. व्हाट एम आई डूइंग एज अ पुलिस गाय? सो आई विल अरेस्ट समवन. तो उसको उठा के, यार इसने इसको स्टैब किया, भाई साहब हरदीप जी आप हैं मेरे विटनेस, आओ इसके खिलाफ गवाही दो, इसने इसको स्टैब किया, ठीक है भाई, तू चल अंदर हवालात में 2-4 दिन जेल की रोटी खाओ, एंड देन यू कम बैक. So this kind of cases happen, yes, it is very commonplace in the civil street. Many cases are framed falsely, but again I am not saying that all the setup is corrupt. There are many policemen who I think who do a lot of hard work, who will not be persuaded very easily and who will help you a lot, who will come to your rescue when you need it. तो इंडिया में जैसे मैं एक डेटा देख रहा था, तो अराउंड 2 से 2.5 लाख केस हर साल झूठे होते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन लगाए जाते हैं. देख, see, it is very simple. Criminal cases being filed in India are a huge majority of them are false. तो कोई भी इतनी आसानी से जाके केस कर सकता है, और अगर झूठा निकला तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. It is very difficult. एक सी प्रोविजंस आते हैं, malicious prosecution. आप उसमें काउंटर केस फाइल कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठा केस डाला, लेकिन उन केसों को इतना सीरियसली लेता नहीं है. देखो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं. सी व्हाट हैपन्स इज दैट लेट अस से 1 लाख केसेस ऑफ मर्डर आर पेंडिंग फॉर एग्जाम्पल. अब उस 1 लाख केसेस ऑफ मर्डर में से लेट अस से 30,000 आर प्रूव टू बी फॉल्स केसेस. अब वो जो फॉल्स केस प्रूफ हो गया, वो अब उसमें ऑफेंस क्या है, यू हैव टू सी दैट. सी मर्डर इज अ ह्यूज, इज अ ग्रेट, इज अ हीनस ऑफेंस, एंड जो उसका काउंटर ऑफेंस क्या है, सिर्फ एक झूठा केस फाइल करना. झूठा केस फाइल करना इज अ वेरी स्मॉल ऑफेंस कंपैरेटिवली. तो अब उस केस की कार्रवाई में क्या हम इतने रिसोर्सेज को हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इतने रिसोर्सेज को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम उन केसेस की अब तहकीकात कर रहे हैं. तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं है इंडिया में. वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे खिलाफ झूठी कार्रवाई हुई, अब तुम इनोसेंट पाएगा, तुम जाओ अपने घर, ठीक है. स्पेशली केसेस लाइक cases filed by women, which are to a huge overwhelming majority, they are false cases. Let us say 80% cases being filed by women for rape, molestation, dowry harassment, cruelty by husband and his relatives. Let us say 80%, 90% of them are false. अब अगर मान लीजिए वो जब झूठा केस साबित हो गया, तो अब उस लेडी पे काउंटर केस करना, उसको फिर अगर जजेस करेंगे तो फिर ये women's organizations, human rights activists, women's commission, all these people will stand up and they will say कि यार लेडीज़ को क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हो.
तो ऐसे ही कोई वुमेन है वो चली जाए पुलिस स्टेशन और लिखाए किसी भी आदमी के खिलाफ, यही करती हैं लेडीज़। तो वुमेन्स के लिए कोई राइट नहीं है इतने आसानी ये से तो वो भाग जाएंगे। ये तो चर्चा है ही आजकल। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग। एनी वुमन सिंपली वॉक्स इनटू अ पुलिस स्टेशन, शी विल से दैट सी आई हैव बीन हैरेस्ड बाय मिस्टर XYZ and I've been raped, let us say, by Mr. XYZ. Now the police is duty bound to write an FIR. तो अगर पुलिस नहीं लिखती है, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, अगर वो पुलिस वाला नहीं लिखता है देन ही विल बी अरेस्टेड। पुलिस वाले अरेस्ट पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, आपको पता है कि उसने रेप नहीं किया, आपको पता है लेडी झूठी लिखा रही है, देखो आप क्या इतने सत्यवादी, इतने ईमानदार होगे कि यार कहोगे कि ठीक है, आई विल सफ़र द रिस्क ऑफ गोइंग टू जेल माई सेल्फ, बट आई विल नॉट फाइल दैट FIR विच दी लेडीज आस्क मी टू फाइल। वेरी डिफिकल्ट, यू नो। तो पुलिस वालों को तो पता चल जाता है, हाव देख के उसकी मतलब सिचुएशन देख के समझ में आ जाता तो होगा। समझ आ ही जाएगा ना। देखिए, वो पुलिस वाला है, वो गधा नहीं है, ठीक है। उसकी 8-10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की नौकरी हो रखी है। सी, you may not be a specialist in anything, you do this podcasting for 5 years, you will understand कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ना इस समय, whether I am saying it out of my conviction या मैं झूठी बात बना के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान सीख जाता है। वो पुलिस वाले का डेली का काम ही है उसको क्रिमिनल्स को देखना, वो एक दिन में आपके साथ 25 देखता है, ठीक है। वो आप ऐसे ऐसे आंखें करोगे उसको पता चल जाएगा कि भाई झूठ बोल रहा है। ही विल रीड योर बॉडी लैंग्वेज, ही विल रीड योर आई मूवमेंट्स, ही विल रीड योर जेस्चर्स, आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, आपको पसीना तो नहीं आ रहा। See, the body language is there, no? Psychology is there. Your eyes don't tell lies. He will understand, and he will ask you 2, 3, 4 counter questions. He will easily understand whether you're telling the truth or not. But he's bound as per the whatever the procedure is. See, with experience, you will know things. जब आपको पता है तो जैसे उसने फाइल कर दिया, अब उसने लिख दिया, तो सबसे पहले पुलिस वाले क्या एक्शन लेते हैं इसके बाद? They may arrest. डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ऑफेंस इज। बेलेबल ऑफेंस, सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी बेसिस पे वो अरेस्ट करें या ना करें पुलिस वालों को। और ये फ़ोन टैपिंग भी शुरू हो जाती है जैसे केस फाइल होता है तो, लाइक किसी का फ़ोन सुनना, हर कॉल जो कोई कर रहा है। नहीं, फ़ोन टैपिंग इज़ नॉट अलाउड। पुलिस वाले का अलाउ नहीं है, लेकिन लीगल तो पुलिस वाले कर सकते हैं अगर उनके पास कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन है, कहीं से कोई क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई है या कोई इंटेलिजेंस आई है कि ऐसा ऐसा कोई संगीन अपराध होने वाला है, तो वो येस दे कैन डू फ़ोन टैपिंग, बट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हायर अथॉरिटीज़। ऐसे ही नहीं है कि वो किसी में भी सीधा फ़ोन टैपिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बिकॉज देयर इज़ अ राइट टू प्राइवेसी। अगर मैं किसी से फ़ोन पे क्या बात कर रहा हूँ वो मेरे और आपके बीच में बात है, शी हैज़ नो बिजनेस इन टैपिंग इनटू आवर कन्वर्सेशन एंड लिसनिंग टू इट, बट येस शी हैज़ अ इंटेलिजेंस दैट ये दोनों मिलकर कहीं पर डेकॉइटी प्लान कर रहे हैं। So dacoity is an offense which is punishable in all the 4 stages: intention, preparation, attempt and commission. जो 4 स्टेजेस होती हैं कमीशन ऑफ क्राइम के, वो चारों स्टेजेस पे वो पनिशेबल है। तो अगर मैं अपने मन में सोच भी रहा हूँ और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ अगर डेकोइटी की, डेकोइटी मतलब 5 या 5 ज़्यादा लोग जाके कहीं पे डाका डालना, हथियारों के साथ या बिना हथियारों के साथ, कैसे भी। तो अगर पुलिस को मैडम को खबर आती है कि यार ये बंदे कविश और अभय मिलके डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसके लिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं और इनको क्रेडिबल इंटेलिजेंस कहीं से आ रही है, तो हाँ, ये हमारा फ़ोन टैप कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई प्रॉपर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तब तक अगर ये कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है उल्टा। ओके, तो मेरा एक लास्ट सवाल है, जो भी एक रणवीर इलाहाबादी केस आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो एक राइट टू स्पीच होता है जो हमारे सबको है हमारे लॉ में, लेकिन इतना बड़ा केस उसको बना दिया गया जितना है नहीं केस, और काफ़ी सारे पॉलिटिशियन जैसे अमित शाह वगैरह भी इसमें केस में इन्वॉल्व हो गए थे, तो ये क्या पॉलिटिकली बनाया गया था या इतना बड़ा केस है आपके हिसाब से? देखिए, राइट टू फ्री स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है आर्टिकल 19(1) में, 19(1)(a), बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन स्पीक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। सी, द मोर पॉपुलर you are, the more you have to restrain your tongue. You have to know what to talk, where to talk, how to talk, and what words to use. If you're using words like this, it will outrage any person in India or anywhere in the world. Supreme Court has also said, who in the world would like to listen to such words? Having said that, मुझे लगता है कि हाँ, इसको शायद मतलब इससे बहुत बड़े बड़े जो केसेस होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है, उन पे कोई इतना ह्यू एंड क्राई नहीं होता, उन पे भी होना चाहिए,
या उनमें भी इतना स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए जितना इस केस में हुआ, लेकिन उनमें नहीं हो पाता है. तो बट येस, आई बिलीव दैट येस इट इज़, सी ओनली सर्टेन वर्ड्स हैव बीन यूज्ड व्हिच येस those words were outrageous. Yes, those words were shameful and they excite our disgust and feeling of repulsion. There's no room for doubt that those words were inappropriate and most importantly spoken at a platform which is bound to reach millions of people in India, especially youth. तो आप कोई ऐसी अश्लीलतापूर्ण बात बोल रहे हैं जो कि लाखों करोड़ों देश के युवान सुन रहे हैं, तो बहुत गलत बात है. लेकिन उसको कहने के बाद भी देखिए उससे क्या मतलब, अगर मैं वर्ड्स बोल भी दिए, क्या उससे कोई दंगे हो गए? कुछ भी नहीं. ठीक है, क्या उससे कोई देश में आग लग गई? हिंदू मुसलमान टाइप दंगे हो गए या देश की सुरक्षा को खतरा हो गया? उससे क्या हो गया? इट इज़ जस्ट अ इनसेंसिटिव, चाइल्डिश, इमेच्योर remark. It is an obscene remark. It is certainly obscene, but it does not mean that it is the biggest possible offense on the planet. There are so many other heinous offenses being committed on a daily basis. और इसमें एक और बात है इस रिमार्क को पास करने में, क्या रणवीर इलाहाबादिया की या समय रैना या जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी कोई इंटेंशन थी कि कुछ हम किसी का नुकसान कर दें, किसी को हम वायलेट कर दें, किसी को आउटरेज कर दें? नहीं थी ना. ऑब्वियसली इट वाज जस्ट एन एंटरटेनमेंट शो एंड दे हैव बीन अपोलोजाइजिंग आल्सो आफ्टर दैट. दे हैव बीन सेइंग दैट यस वी अपोलोजाइज, वी रियलाइज दैट it was a mistake, we should not have uttered that kind of language. Not just him but that other lady, that Ashish Chanchlani, Apurva Makhija, Apurva Makhija, Ashish Chanchlani and this Samay Rana and Ranveer Illahabadi and whatever else people. So they realize that the kind of words we've used, we should not have used. But I think the matter has been blown out of proportion. वो भी ये है, see actually it is media, what becomes viral, what does not become viral is I don't know, शायद आप बेटर जानते होंगे, you are on social media thoroughly. लेकिन इसमें पॉलिटिशियन का इन्वॉल्व होना इसमें क्यों है? वो पॉलिटिशियन साहब, उनकी मर्जी, वो क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? व्हाट इज द एंगल ऑफ अमित शाह? आई डोंट नो व्हाट इज इट. लाइक न्यूज आई थी कि अमित शाह भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए हैं और वो भी देखिए क्या कह रहे हैं वो, मुझे नहीं पता. वो क्या कहा, वो मैं आई कीप बिजी विद माय केसेस एंड जितना मुझे जानकारी लेने की आवश्यकता होती है उतना ही लेता हूँ. तो क्या बोला अमित शाह ने मुझे नहीं पता है. व्हाट इज इट? क्या बोला है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये सुनने में आया था कि वो भी केस में इन्वॉल्व हो गए हैं. सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, आई थिंक रणवीर इलाहाबादिया हैज इंटरव्यूड अमित शाह, राइट? पॉडकास्ट एक है उनके साथ, आई थिंक. नहीं तो उनके कई सारे खैर सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ तो है ही. सो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ probably personally known to many senior politicians, bureaucrats, people of all kinds of influence and all. ठीक है, उन्होंने अपना कोई रिव्यू दिया होगा, कोई अपना कमेंट पास किया होगा, आई डोंट नो. तो रणवीर इलाहाबादिया ने सबके साथ पॉडकास्ट किया और सबके साथ मतलब अच्छा रिलेशन है, फिर भी जब उसका केस आया तो सब पीछे पड़ गए जो उसके फेवर, लाइक बीजेपी वाले भी पीछे पड़ गए. क्या मतलब है? अगर मान लीजिए वो किसी का मर्डर करते हैं, जो रणवीर इलाहाबादी ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो गलत तो है ही ना. वो मान लिया गलत है, तो वो तो हम भी कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं गलत है. तो आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अमित शाह है या कोई और भी पॉलिटिशियन है, कोई भी है, वो उसका क्या साथ देंगे? आप मुझे बताइए. साथ देना, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों बोलना है कि बिल्कुल उस केस को मतलब नेशनल क्राइम बना दिया गया? वो तो मैं कह रहा हूँ. देखिए, जैसे आपने मेरे से पूछा, मैं भी कह रहा हूँ कि वो शब्द गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा. सी व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल क्राइम? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड something being discussed on either regular media or social media is a completely different thing than how it is being looked at from a legal perspective. What kind of offenses have been framed against that individual? What kind of offenses? FIR ही तो हुई है ना. He is being charged for insensitive language, for obscene language. What all are the charges against him? Has anyone charged him for murder? No. Has anyone charged him for rape? No. Culpable homicide? No. Sedition? No. Dacoity? No. जो उस व्यक्ति ने शब्द बोले, जो उसने चीज़ किया, उसी के लिए उसके खिलाफ वही प्रकार की लीगल कार्रवाई हो रही है. नेशनल क्राइम किसने बनाया? आप लोगों ने. क्योंकि आप इसको मीडिया में इसका डिस्कस इतना कर रहे हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, तो वो तो ये है, आप जिस चीज़ को ज़्यादा कवरेज दोगे वो नेशनल इशू बन जाता है. ठीक है, कोई चीज़ ऐसा, मतलब दैट डज नॉट मीन दैट हो सकता है कि वैसे उस टाइप के अभद्र शब्द बहुत लोग बहुत जगह बोलते होंगे,
हो सकता है कि वो कोई छोटे प्लेटफॉर्म से बोले गए तो लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। कुछ ऐसे ऐसे न्यूज़ आई भी थी शायद कि किसी ने वही सिमिलर रिमार्क्स ही, या शायद कपिल शर्मा ने कोई सिमिलर कुछ ऑब्सीन टाइप ऑफ रिमार्क्स उन्होंने पास किए हुए, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या रिमार्क्स हैं, किसने पास किए हैं, लेकिन उस टाइम वो नहीं बना। अब वो किसी ने उसको वायरल कर दिया सोशल मीडिया में। मेरे को नहीं पता किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह का, मैं भी हूँ सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बट आई डोंट नो दैट डीपली। तो वो किसी तरीके से वो चीज़ वायरल हो गई एंड पीपल आर रिपोर्टिंग, तो वो उस तरीके से इट इज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। दैट इज़ नॉट मी। मतलब आप उसको नेशनल क्राइम किस सेंस में कह रहे हैं? नेशनल क्राइम इन द सेंस दैट द होल नेशंस आइज आर ऑन इट, दैट इज होल नेशन आइज ऑन इट। हाँ, so that is a different matter, no? So you can put your eyes on any nonsensical thing. The world puts its attention on a lot of stupid things, isn't it? There are a lot of inconsequential things which are happening, on which a lot of attention is being paid. Okay? कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, but they are national news. I mean, how does it matter that, for example, कटरीना कैफ ने अपनी साड़ी, अपने जो शादी में कौन सा लहंगा पहना था, why is it national news? Why is it being floated on all kinds of social media? I mean, अब मेरे को नहीं पता, मैं जितने भी साल पुरानी बात है, इस टाइप की न्यूज़, ठीक है। अच्छा, विक्की कौशल का छावा में फर्स्ट टीज़र इज़ आउट, मतलब उसका कैसा उसका लुक है, कैसा उसका एक्सप्रेशन है। वाई डज इट नीड टू बी नेशनल न्यूज़? इट इज़ जस्ट अ मूवी, वो आएगी 2 महीने बाद, देख लेना यार जाकर के, आपको इतना इंटरेस्ट है तो। वो तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच पब्लिसिटी यू आर गिविंग टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वाई आर दीज थिंग्स बिकमिंग नेशनल न्यूज़? शाहरुख खान का घर रेनोवेशन में जा रहा है, सो ही विल बी लिविंग इन सम रेंटेड प्रॉपर्टी विच कॉस्ट 25 लाख रुपीज़ पर मंथ। हाउ एम आई अफेक्टेड विद दिस? देयर आर सो मेनी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। पीपल आर डाइंग आउट ऑफ स्टारवेशन, जैसे मीडिया दिखा रही है और जैसे लोगों में इंटरेस्ट हो। मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत एक ऐसा केस हुआ था एक टाइम पे, कोई एक आर्मी के सम कॉन्वॉय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलवामा इंसिडेंट, सम कॉन्वॉय वाज अटैक्ड एंड मैनी फौजीज डाइड एंड इट वाज नोन, इट वाज यू नो फेयरली बिग न्यूज़। लेकिन उसी टाइम पे, अब मैं एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स नहीं बताऊंगा, उसी टाइम पे एक सेलिब्रिटी की शादी होने वाली थी, तो वो जो सेलिब्रिटी की शादी की न्यूज़ है ना, दैट इज़ ओवरशैडोइंग दिस न्यूज़ दैट आवर फौजीज हैव डाइड। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, हाउ इज़ दिस सेलिब्रिटी शादी मोर इम्पॉर्टेंट दैन, यू नो, फौजीज लाइव्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन? व्हाट आई एम सेइंग इज, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कितनी कवरेज मिल रही है। That does not mean that it has become a national crime. What do you mean by national crime? There is no legal term like national crime. Okay? तो वो जो वो लीगली जिस तरीके से उसे प्रोसेस करने के लिए वो हकदार है, वो उसी तरीके से उस पर वही एलिगेशंस लगाए गए। मल्टीपल FIRs have been filed. हाँ, and the Supreme Court has heard that matter also, in which Mr. Abhinav Chandrachud has appeared for Ranveer Allahabadi, and they have prayed that all the FIRs should be clubbed together. जैसे काफ़ी सारी कंट्री होंगी जहाँ पे हमारे क्रिमिनल्स इंडिया से क्राइम करके चले जाते और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते, फिर इंडिया वाले वहाँ से ला नहीं पाते वापस। जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ये सब लंदन चले गए और लंदन से आ नहीं पा रहा। तो ऐसा क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनको वापस नहीं लाया जाता, जबकि यहाँ इंडिया में प्रूवन है कि उन्होंने क्राइम किया है? तो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्यों नहीं सपोर्ट करते अदर कंट्रीज़ की? सी, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देयर आर लॉज पर्टेनिंग टू एक्स्ट्राडिशन, कि किस व्यक्ति को, या क्रिमिनल है अगर आपके स्टेट में प्रूव हो भी गया है कि वो क्रिमिनल है, तो उनको कैसे वहाँ से वापस लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। उसमें सी थिंग इज दैट व्हेन अदर कंट्रीज बिकम इन्वॉल्व्ड, देन थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज एवरी कंट्री इज अ सॉवरेन कंट्री। अगर आप लंदन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन, आई वुड रिफ्यूज टू कॉल इट द ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज दे आर नॉट ग्रेट एट ऑल। अ कंट्री विच हैज़ लूटेड एंड प्लंडर्ड स्कोर्स ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जो लंदन शहर इंडिया की लूटेड वेल्थ पे बनाया गया है। सो नॉट, इट मे बी देयर नेम, बट तो अब वहाँ, बिकॉज ब्रिटेन इज ऑल्सो सॉवरेन स्टेट लाइक इंडिया सॉवरेन, दे डोंट डिजर्व टू बी सॉवरेन बट दे आर सॉवरेन राइट नाउ। सो अब इंडिया उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। मतलब देखिए, जैसे आप अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें इंडिपेंडेंट हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इसका जो लीगल टर्म्स को सॉवरेन कहते हैं। सॉवरेन मतलब वो अपने आप में, उनके ऊपर कोई नहीं है, वो अपने आप में राजा हैं। तो इंडिया ब्रिटेन को कंपेल नहीं कर सकती है कि आप उस व्यक्ति को वहाँ से यहाँ भेजो। अगर ब्रिटेन के कानून उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे कि हम उसे वहाँ से
यहाँ भेजें। और इसी तरीके हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, वो हमें कंपेल नहीं कर सकते। सो व्हेन इट बिकम्स एन इंटर स्टेट मैटर, इंटर कंट्री, इंटर नेशन मैटर, देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप क्या करेंगे? आप यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के पास भी समस्या यह है, इंटरनेशनल लॉ में या यूनाइटेड नेशन में वो भी किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा बाइंडिंग डायरेक्शंस नहीं दे सकता है। अगर वो देता भी है और उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए, सी इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। आप यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे, उसमें यूएस का कुछ और इंटरफेरेंस है, चाइना का कुछ और है, जापान इज सेइंग समथिंग एल्स, जर्मनी सेइंग समथिंग एल्स। सो from United Nations, it is very difficult to get orders like this. You have to then create international pressure on Britain to send that person back to India. अब उसको आप कैसे करेंगे? Then various stakes are involved. पहले हम इंडिया में ही लड़ने लगेंगे. We will have conflicts between BJP and Congress. ठीक है, BJP is accusing Congress of something, Congress is accusing BJP of something. वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे राज में ये इतना बड़ा घोटाला करके चला गया, वो दूसरी पार्टी कह रही है कि तुम्हारे राज में वो इंडिया से भाग गया। सो ऑल काइंड्स ऑफ काउंटर एलिगेशंस। देन फिर वो पूरी हिस्ट्री खोद ली जाएगी, आपके टाइम में ये घोटाला हुआ, आपके टाइम में ये घोटाला हुआ। सो द इशू गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। अब उसमें सी पॉइंट इज हाउ मच रिसोर्सेज विल यू इन्वेस्ट इन गेटिंग दैट पर्सन बैक फ्रॉम लंडन टू इंडिया? शुड यू नॉट प्रॉब्ली कॉन्सेंट्रेट दोज रिसोर्सेज ऑन हैंडलिंग मैटर्स विच आर पेंडिंग विद इन इंडिया? फिर भी हम उसे ट्राई करते रहते हैं, बट इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तभी ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति इंडिया से बाहर ना जा पाए जो ऐसा ऑफेंडर है। तो और इसके अलावा और कोई कंट्री जहाँ पे आसानी से क्रिमिनल चले जाते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है? बहुत कंट्रीज़ होंगी सी जहाँ पे भी जो भी कंट्रीज़ अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग व्हाट डू आई सी, दे आर ऑल कंट्रीज आर सॉवरेन, मैनी ऑफ देम, एक्सेप्ट जैसे कोई ऐसी कंट्री जिस पे कोई और नेशन इज क्लेमिंग देयर राइट, लाइक आई थिंक चाइना is claiming that Tibet is part of its own territory. So there is a controversy to a certain extent in our minds that Tibet is sovereign or not, Tibet is independent or not. But let us say the US, United Nations, it is for sure a sovereign nation. Germany, for sure a sovereign nation. Japan, okay, many European nations, Netherlands, France, Switzerland, they're all sovereign. So from there, it will not be very easy for us to call those criminals or those accused persons back to इंडिया, बिकॉज सी लाइक जैसे कुछ एक कंट्रीज होते हैं जिनसे हमारे बहुत क्लोज टाइज होते हैं, लाइक भूटान। भूटान में इट इज़ ऑलमोस्ट योर नेक्स्ट डोर स्टेट, ओके। सो भूटान से इट मे बी कंपैरेटिवली ईजियर, दो आई एम नॉट सेइंग दैट भूटान इज नॉट sovereign or it is not independent. From Nepal it may be much easier to call your accused persons back to yourself. From Nepal it may be very easy, but let us say it is Pakistan. Pakistan also is a next door neighbor, but Pakistan से मजाल है आप अपने बंदे को बुलवा सकते हो. It's not easy because there is so much conflict. So I'm not saying that any criminal from India will go to Pakistan, okay, or China, but calling the desired person back from there is going to be very difficult. कि आप क्या क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट बताना चाहेंगे जिससे अपना सिस्टम और मजबूत हो जाए और जो लॉ के प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए ताकि जल्दी से न्याय मिलने लगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना एक इंटेंशन होनी चाहिए कि न्याय जल्दी मिले. काफ़ी हद तक लोग ऐसे हैं उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो इसमें डेफिनेटली रोल आता है जुडिशल सिस्टम का, हमारे जजेस और लॉयर्स का, कि यार आपको ना यू शुड एटलीस्ट देयर शुड बी अ डिज़ायर दैट दिस केस हैज़ टू बी फिनिश्ड इफ़ पॉसिबल टुडे इटसेल्फ. इफ़ नॉट, चलो वो एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्योंकि उसमें लॉज में अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में बहस वहस होगी, वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू. बट एक छोटा सा चेंज है जो कि आई थिंक मतलब इतना छोटा नहीं है, इसको भी लॉ के माध्यम से लाना पड़ेगा, बट इससे काफ़ी हद तक केसेस हमारे जो हैं वो ईजिली ख़त्म हो जाते हैं. मैं आपको बताता हूँ, एक मान लीजिए जैसे कि आपने वो एग्जांपल दिया था कि एक लड़की जाती है, FIR लिखाती है कि हाँ जी मिस्टर XYZ ने मेरे साथ बलात्कार किया है, तो पुलिस वाला बंदा है वो बाउंड है कि हाँ वो FIR लिखेगा. अब वो बंदा लड़के से वो कह रहा है, वो लड़की कह रही है कि इसने 13 मार्च को मेरे साथ बलात्कार किया मिस्टर XYZ ने. मिस्टर XYZ के खिलाफ अब पुलिस में उसने FIR लिखा दी, पुलिस ने FIR लिख भी ली. उससे पहले FIR रजिस्टर होने से पहले या FIR रजिस्टर होने के तुरंत बाद भी अक्यूज पर्सन को एक मौका मिलना चाहिए, कम से कम अपना वो प्राइमा फेसा एविडेंस दिखाए. प्राइमा फेसा मतलब ऑन द फेस ऑफ इट. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार ये बंदा ऐसा दिखता है, या ये बंदा इस समय नोएडा में है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मान लीजिए वो व्यक्ति 13 मार्च को, लेट से वो व्यक्ति 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक वो लंदन में था, या लेट से वो बंदा कहता है साहब मैं पिछले 1 साल से लंदन में हूँ, और ये लड़की 13 मार्च को दिल्ली में है
दिल्ली में थी। इसका आप देख लो, ये लड़की अपने कॉलेज गई थी, इसके कॉलेज में अटेंडेंस रजिस्टर में इसका नाम लिखा हुआ है, और ये सो एंड सो स्विमिंग पूल क्लब में गई थी, वहाँ पे भी इसकी एंट्री हो रखी है। इसके 2 प्रूफ हैं कि ये दिल्ली में थी। मैं पिछले 1 साल से लंदन से बाहर नहीं निकला हूँ, मेरा पासपोर्ट देख लो। अब भाई मेरे खिलाफ आप FIR कैसे कर सकते हो? मेरे को आप इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है कि मैं दिल्ली आया भी हो सकता हूँ। तो पुलिस वाले कहेंगे सॉरी ऐसा है भाई, हमें कुछ नहीं पता, तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है कि तुमने इस लड़की का रेप किया है, तुम आओ पहले दिल्ली, यहाँ पे आके हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। कॉल पे वैसे प्रूफ दे फिजिकली नहीं, कॉल पे या इंटरनेट पे या ईमेल पे, ऑल दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज सी द पुलिस वांट्स टू गेट देयर मनी ऑल्सो। नो, वो अक्यूज वहाँ पे आएगा, वहाँ पे वो पुलिस NRI है तो पुलिस वाले NRI है या लंदन का सिटीजन है या जो भी है, उनको कुछ पैसा देगा, वकीलों को पैसा देगा। द पॉइंट इज दैट व्हेन द एविडेंस इज कंप्लीटली क्लियर that person was not there only, when he has absolutely prima facie evidence that it is impossible that that person could have committed the offense of which he is being charged, then you don't take those cases on record, you don't register those FIRs, you quash those cases, you finish off those cases. लेकिन वो केसेस भी रजिस्टर हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, अपने आप को बड़ी मुश्किल से प्रूव करेगा, पुलिस की इतनी मशीनरी उसमें वेस्ट हो रही है, और वो 5 साल बाद जाके पता चलेगा केस तो फॉल्स है। तो 5 साल में इतना हमारे जो सरकारी सिस्टम है उस पर बोझ बढ़ा, जजेस का काम बढ़ा, पुलिस वालों का काम बढ़ा। तो इसलिए हमें ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें जजेस की ज़रूरत है। ठीक है, वो जो विक्टिम है वो दुखी घूम रहा है, कंप्लेनेंट मज़े लूट रही है अपने, या अगर मेल है कंप्लेनेंट वो अपने मज़े कर रहा है। So this kind of things where evidence is very clear that it is not possible that that person could have committed that offense, don't take those cases on record. या आप उस चीज़ पे बहस करो, फिर लेडी से बोलो कि भाई देखो वो कह रहा है कि मैं लंदन में था, तुम पहले ये दिखाओ वो लड़का लंदन से इंडिया आया भी था, या तुम तो कहीं लंदन नहीं गई और तुम कह रहे हो कि रेप तो दिल्ली में हुआ है, तो तुम तो दिल्ली में ही थे। ठीक है, तुम लंदन जाके तो आए नहीं हो। यू शो मी प्रूफ दैट दैट गाय हैज़ कम टू दिल्ली, एनी प्रूफ, or you make an assertion he is showing his visa, he's showing his he's showing his passport, you question the London's airport and their aviation staff कि वो बंदा क्या ऐसा, is it possible कि वो इंडिया आकर के वापस चला गया वहाँ पे, क्योंकि अभी तो वो लंदन में है, वो बंदा क्या इंडिया आकर वहाँ से वापस चला गया और आपका जो पूरा कंट्री का सिस्टम है वो फेल हो गया। ये बात को रिकॉर्ड, मतलब उसका वीज़ा भी नहीं लिया उसने इंडिया का, उसके पासपोर्ट में वो कोई एंट्री नहीं है, इंडिया से वहाँ पे जाते हुए भी कोई एंट्री नहीं है। क्या ये दोनों कंट्रीज़ का अगर सिस्टम इतना ज़्यादा फेल हो गया है तो हमें वो बता दो, फिर हम उसके खिलाफ FIR लिख लेंगे और आपका केस चला लेंगे। ओके सर, थैंक यू आपका आने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आज टाइम नहीं हो रहा है ज़्यादा, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी खत्म करना है पॉडकास्ट। एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ जल्दी। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए सर के साथ तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम अगला पॉडकास्ट सर के साथ उसी टॉपिक पर करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी।